Welcome students in our online classes. Today I am going to teach you chapter number 5th from History, Craft and Industries. क्राफ्ट क्या होता है? जो भी चीज़ें हाथ से बनती है, हैंड मेकिंग होती है, उसको क्राफ्ट बोलते हैं, जिसमें आर्टिशन और हैंडीक्राफ्ट लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इंडस्ट्री क्या है? जो कि मशीनों से चलती है, मशीनों द्वारा कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। ओके, सो हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं। 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया था यूरोप में। ओके, और हमारे यहाँ भी थोड़ा चालू हो चुका था क्योंकि ब्रिटिशर्स आ चुके थे। अब यहाँ पे दो पिक्चर्स आपको दिख रही है। एक में एक लड़का तस्वीर नहीं, यहाँ पे मूर्ति बना रहा है। तो ये क्या है? ये हम क्राफ्ट्स में ले सकते हैं क्योंकि वो हाथ से बना रहा है, मशीनों का कोई काम नहीं। सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे जो भी काम होगा वो ह्यूमन यहाँ पे स्टार्ट करेगा या आगे भी जो भी कन्वेयर बेल्ट से कुछ उतरता है तो वो लेगा, बट ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग का काम पूरा इंडस्ट्री का ही रहेगा। ओके, इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऑफ इंडिया। देखो इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या है? यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को ही इंडियंस के बीच में, जैसे कॉलोनियल रूल आ गया, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज हो गया, तो खेती वगैरह जितना भी होने, तो वो सारा प्रोडक्ट कौन ले जाता था? लगान के तौर पे ब्रिटिशर्स ले लेते थे। उसके बाद भी जो भी कलेक्शन होता था, और उसमें मेजरली जैसे गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट गुड्स, जिसमें कि हम देखते हैं कॉटन है, सिल्क है, जूट है, ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स यहाँ से एक्सपोर्ट करने लगे, यहाँ से बाहर पहुँचाने लगे। ओके, और धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी कैसे डाउनटर्न लेने लगी, धीरे धीरे गिरने लगी। ओके, अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से हुआ? देखो, हम अपना प्रोडक्ट करने लगे और वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ थोड़ी हटने लगी, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, स्पाइसेस, सिल्क, राइस, है ना, ये सारी में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा। और मेनली यहाँ पे ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो भी बंद होने लगा। ओके, अब डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। डिक्लाइन कैसे हुआ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ का? डिक्लाइन मतलब क्या होता है? खत्म होना, समापन होना। अब देखो डिक्लाइन किस तरह से हुआ? जब इंडस्ट्रीज़ आ गई तो उसमें क्या हुआ? ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को उसने बंद कैसे करवाया? एक तो आज हम देखते हैं लोकल मार्केट में, हम देखेंगे चाइना का प्रोडक्ट हमको कलरफुल भी ज़्यादा दिखता है, चीप कॉस्ट पे अवेलेबल है ना। हम ये नहीं देखते उसकी लाइफ कितनी है, बट वही हम अगर हमारी कंट्री का प्रोडक्ट देखेंगे तो वो हमें कंपैरेटिवली कॉस्टली लगेगा। तो हम प्रेफर किसको करते हैं? चाइना प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो सस्ता भी है, साथ में लुक वाइज भी वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे दिवाली पे, मेजरली दिवाली पे हम लोग दिए, अब जैसे हम लास्ट एरा की बात करें, 4 से 5 साल में ज़्यादा परचेजिंग होने लगी दिवाली पे। लाइट्स हो गया, चाइनीज़ कैंडल्स हो गई। इंडिया में क्या ज़रूरत है? दिए ही जल जाते थे, बट आज के टाइम में हम देखेंगे तो चाइना के प्रोडक्ट दिवाली पे इंडिया में ज़्यादा बिकते हैं, जितने चाइना में भी नहीं बिकते। रीज़न क्या है? चीप कॉस्ट है। कॉस्ट क्या है उसका? बहुत कम है। तो इसलिए क्या है, जो कुम्हार है, जो हाथ से बनाते हैं, हैंडी वर्कर है, क्राफ्ट वर्कर हैं, आर्टिशंस है, तो उनका काम कैसे सफ़र है। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट, सपोज अगर मैं हाथ से स्वेटर बुन रही हूँ, और उसका कॉस्ट आएगा 400 रुपये, और वहीं रेडीमेड स्वेटर 150 रुपये में अवेलेबल है, तो कौन सा आप परचेस करना प्रेफर करोगे? रेडीमेड, है ना। तो उस वजह से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ का डिक्लाइन होने लगा। ओके, प्राइस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया। किस तरह से मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में बढ़ी, धीरे धीरे सडन वे में किस तरह से बढ़ी, वो हम जानेंगे। सो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, कौन कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी इंडिया में, वो हम देखेंगे। ओके, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल जहाँ पे कपड़ा बनता था, एक कपास से कपड़े तक की जो प्रोसेस होती थी वो सबसे ज़्यादा थी कॉटन इंडस्ट्रीज़। ओके,
तो यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बहुत बढ़ती गई। सबसे पहले 1853 में बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुई फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री। उसके बाद 1877 में बहुत सारी कॉटन मिल ओपन हुई है जिसमें कॉटन प्रोड्यूस होता था एरिया वाइज। और फिर 1879 में 59 कॉटन मिल्स सेपरेट हो गई ऑल ओवर इंडिया, मतलब सब जगह फैल गई 59 कॉटन इंडस्ट्री। और ऑलमोस्ट 43,000 पीपल वर एम्प्लॉयड, और 43,000 लोग कैसे थे कि वो एम्प्लॉयड हो गए वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री से। ओके, नाउ जूट इंडस्ट्री का क्या हिस्ट्री है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के लिए हुई 1855 में स्टार्ट हुई, और जिसमें जूट कैसे बनता था? मशीनरी से बनता था। और बंगाल में मिस्टर जॉर्ज जो थे उन्होंने पहली जूट मिल स्टार्ट की थी। उसके बाद अलग अलग जगह जूट मिल स्टार्ट होने लगी जिसमें अलग अलग लोगों के द्वारा हुआ। उसके बाद बंगाल में फिर 2 साल के बाद जूट मिल स्टार्ट हुई, और जिसमें कि 20,000 तक लोग काम करने लगे। और अगर हम सच में देखें तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ तो उसमें सैंड बैग जो बने जिसमें कैनवास क्लॉथ और वॉर पर्पज़ से बने थे, मतलब उसमें जो जूट बैग्स बने थे वो एक झगड़े के पर्पज़ से बने थे। और 1912 में जूट मिल ओपन हो चुकी थी, पूरी तरह से वो ओपन हो चुकी थी। ओके, नाउ कोल माइनिंग इंडस्ट्री होती क्या? ऐसी इंडस्ट्री, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं खदान वाली, जहाँ पे हमको नेचुरल रिसोर्सेज को निकालना होता है कुछ मशीनों के द्वारा। ओके, सो 1854 में रानीगंज डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल, रानीगंज जो कि बंगाल की डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में कोल माइनिंग एक्टिविटी शुरू हो गई। पर उसके बाद रेलवे जो आई इंडिया में वो पुश करने लगी कि हमको कोल कंजम्पशन ज़्यादा चाहिए, मतलब कोल हमको ज़्यादा चाहिए, किसके लिए? इंजन चलाने के लिए। फिर कॉन्सिक्वेंटली धीरे धीरे क्या हुआ कि अलग अलग जगह माइनिंग ओपन होने लगी। फिर पहले बंगाल के कुछ पार्ट्स में हुई, फिर बिहार में, फिर धीरे धीरे 123 माइनिंग्स हो चुकी थी 1895 तक। और जो बढ़ के कितनी हो गई 56 हो गई 1879 और 1880 तक। ओके, सो ये कोल माइनिंग इंडस्ट्री के बारे में था। नेक्स्ट शुगर इंडस्ट्री। देखो, शुगर हम सभी जानते हैं कि सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एज पर द टेस्ट और एज पर द एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर में भी देखें तो शुगर कैन से ही शुगर बनता है। ओके, शुगर इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी इंडस्ट्री बताई गई है इसमें, और इसमें बहुत सारे प्रोपोर्शंस हैं, जैसे कि अलग अलग स्टेज होती है। जैसे सबसे पहले शुगर निकलती है तो उसका जो लिक्विड फॉर्म वो कन्वर्ट होता है एक शुगर क्रिस्टल में, और जो उसका वेस्टेज जाता है वो भी जानवरों के लिए काम आता है। और जब ये बढ़ती गई, शुगर इंडस्ट्री बढ़ती गई, तो वो रैपिडली चेंजेस आते गए उसमें। ओके, और इट बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन शुगर, और वो अपने मतलब एक सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर बन चुकी थी वो इंडस्ट्री। और लार्ज शुगर प्रोडक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। ओके, अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ओके, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। देखो, आयरन और स्टील इंडस्ट्री, आयरन से ही स्टील बनता है, यू ऑल नो दैट। स्टील इंडस्ट्री किस तरह से चालू हुई और आयरन किस तरह से कन्वर्ट, यहाँ पे 2 पिक्चर्स हैं। नीचे जो है ये जो लिक्विड फॉर्म में है ये आयरन है, और ऊपर आप देख रहे हैं जो ये सिल्वर फॉर्म में है ये स्टील है। ओके, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सबसे बेसिक इंडस्ट्री है। और अगर पहले के सालों में बात की जाए, जैसे 20वीं सेंचुरी की बात की जाए, और इसने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दिया है, इट गेव्स लेस प्रोडक्शन, थोड़ा कम प्रोडक्ट दिया है। और 1911 की बात की जाए, जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जमशेदपुर में। ओके, और इसने एक नए तरह से इंडस्ट्री डेवलप की थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैरी आउट द एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ तो उसने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करा इस इंडस्ट्री में। और कुछ कंपनियां ऐसी भी थी जो कि ओपन हुई, कहाँ, वेस्ट बंगाल एंड मैसूर
but having a great demand in each and every field, iron and steel continued to be important from England. और जैसे अलग अलग तरह से बनते गए वैसे ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री इंग्लैंड में भी इम्पोर्ट करने लगी। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि उसमें क्या चाहिए था, आयरन से स्टील लाइक पिग आयरन, फाइन आयरन एंड स्टील आइग्रोनाइट, अलग अलग टाइप्स के। जैसे हम लोग गोल्ड में देखते हैं ना 20 कैरेट्स, 24 कैरेट्स, 23 कैरेट्स, 18 कैरेट्स, वैसे ही इसमें भी स्टील की भी अलग अलग रेंज होने लगी। ओके, इसके बाद इंजीनियर्स ने इंडस्ट्री को डेवलप किया और आयरन और स्टील इंडस्ट्री को लिंक किया, एक जोड़ दिया। ऐसा नहीं कि आयरन इंडस्ट्री अलग और स्टील इंडस्ट्री अलग। और 1939 में आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा प्रोडक्शन दिया जो कि 39,64,900 टन्स था। ओके, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। ओके, सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ आयरन इंडस्ट्री। नाउ प्लांटेशन इंडस्ट्री। प्लांटेशन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है मतलब जिसमें मशीनें नहीं होती है, मशीन बेस्ड इंडस्ट्री नहीं होती है। ये 19th सेंचुरी में ग्रो होना चालू हो गई थी, जिसमें सबसे पहले प्लांटेशन होता था इंडिगो का। इंडिगो क्या होती है, इंडिगो नील होती है। ओके, उसके बाद टी, चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें होने लगी। और ये सारी चीज़ें यूरोप में एक ऑनरशिप के साथ जाने लगी, मतलब प्रोडक्ट इंडिया का था बट वो कैसे दिखाया जाने लगा कि ये यूरोप में प्रोड्यूस होता है। इंडिगो वॉज यूज एज अ डाई इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर। और इंडिगो किस तरह से यूज़ करते थे, कलर करने के लिए कपड़े को। और इंडिगो मैन्युफैक्चरर बहुत बढ़ गए इंडिया में और उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया 18th सेंचुरी तक। ओके, एंड फ्लरिशिंग इन बंगाल, और वो बंगाल, बिहार। और इंडिगो प्लांटर क्या करने लगे, एक अपना ऑपरेशन करने लगे जिसमें कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। देखो, इंडिगो उगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर इंडिगो अगर हम उगाते हैं तो धीरे धीरे ज़मीन क्या होती है, उपजाऊ होती है और वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगती है, मतलब वो पूरी तरह से ख़त्म होने लगती है। तो इस वजह से लोगों ने इंडिगो उगाने के लिए थोड़ा विरोध भी किया। और टी इंडस्ट्री डेवलप कहाँ पे हुई, आसाम में हुई, बंगाल में हुई और हिमाचल की पहाड़ियों पर, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर 1850 में। ओके, और फॉरेन ओन्ड ने फ्री रेंट लैंड दी उनको और कुछ अदर फैसिलिटी भी दी इसको उगाने के लिए। और टी सेपरेट हो गए ओवर इंडिया, इंडिया से सेपरेट होने लगी। इट ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट, और एक ये बहुत महत्वपूर्ण आइटम हो गया जो कि एक्सपोर्ट होता था, बाहर जाता था। कॉफ़ी प्लांटेशन डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ साउथ इंडिया। और कॉफ़ी प्लांटेशन कहाँ पे होने लगा, साउथ अफ्रीका में, सॉरी साउथ इंडिया में। ओके, जैसे कि हम केरला वगैरह जानते हैं, स्पाइसेस और कॉफ़ी के लिए बेस्ट माना जाता है। ओके, अब अदर इंडस्ट्री में कौन कौन सी बच गई, देखो स्टील हमने देख ली, जूट हमने देख ली, प्लांटेशन देख लिया है हमने, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख ली। उसके अलावा भी जैसे प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर है, उसके बाद हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरर से, घर में जो चीज़ें लगती है, डोमेस्टिक हेल्पर से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसे धीरे धीरे उभर के आने लगी। देखो, आज के टाइम में हम अगर देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम कपड़ा ही नहीं पहनते, हम पैर में शूज़ भी पहनते हैं, तो वो मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हमको इंडस्ट्री चाहिए। ऐसे करके धीरे धीरे इंडस्ट्री एक्सप्लोर होती गई। ओके, दिस इज योर चैप्टर नंबर 5th, craft and industries are completed. And if you have any doubt in this chapter, you can send a message in a comment box. Okay, and if you like a video, so you can send a comment also for watching this video. Okay, thank you for watching this video. Okay, thank you class, thank you for watching this video.